बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का सेशन 1 या सेशन 2 से कोई भी क्वेश्चन हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो सेशन 1 या सेशन 2 में से, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सेशन 3 सेशन 1 और 2 का कंबाइंड आपका रिजल्ट आने वाला है, सेशन 3 जो है आपका। तो इसलिए आपका कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पहले ही पूछ सकते हैं। तो आज हमारा सेशन 3 है। सेशन 3 में बेसिकली हमने बेसिक टेबल ऑपरेशंस के बारे में पहले भी मैंने आपको टेबल ऑपरेशन आपको बताया था कि कैसे टेबल फॉर्मेशन आपने करनी थी। सेशन 2 में हमने ये डिस्कस किया था। तो सेशन 3 में हम टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सेशन 3। सबसे पहले हमारा बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन जो हमने करने हैं टेबल के ऊपर, उसमें हमारा सबसे पहले तो ये है कि आपने एक आइडिया लेना है, आपने एक माइंड बनाना है। मैं भी आपका एक माइंड बना रहा हूँ कि आपने थिंकिंग करनी है कि आप एक स्टूडेंट्स की जो है ना लिस्ट बनाने लगे हैं, जिसमें आपने उनके मार्क्स लिखने हैं। मार्क्स के बाद आपने उनके नेम भी आपने साथ ही लिखने हैं। सीरियल नंबर सबसे पहले इंसर्ट करेंगे आप, फिर उसके बाद आप उनके नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद आप उनके सब्जेक्ट्स लिखेंगे कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं। 7 सब्जेक्ट्स आई थिंक होते हैं ज़्यादातर जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में चल रहे हैं। तो उसके बाद आपने उन सब सब्जेक्ट्स का एक सम करना है, जिसमें हम कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स हमारे होते हैं। उसके बाद हमारा टोटल मार्क्स आ जाता है। टोटल मार्क्स के बाद हमारा उनका एक एवरेज आ जाती है कि हमने देखना है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं हर स्टूडेंट के। उसके बाद उनकी परसेंटेज कितनी है। तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो स्टूडेंट सब्जेक्ट में पास है, सब सब्जेक्ट्स में पास है या किसी में फेल है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो परसेंटेज उसकी 33 से ग्रेटर है तो वो पास है, अगर 33 से लेस है तो वो फेल है। तो मतलब ये हम एक माइंड में आप उसका बना लें आइडिया कि आपने आज मैं जो टास्क करवाने जा रहा हूँ उसमें आपने ये सारी चीजें कवर करनी है। तो एंड पे जो है हम देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, उसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो जिसकी मदद से हम अपने स्टूडेंट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक जो है ना वो हमें काउंट करके बताएगा कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं। उसके बाद हम देखेंगे टॉपर कौन है। ये सारे हमने फार्मूलों से निकालने हैं, ये हमने मैनुअली नहीं करने, ये जस्ट हमने फार्मूला इंसर्ट करना है और वो आपको सारे रिजल्ट शो करेगा। तो आज का जो सेशन है बेसिकली वो हमारा इसी चीज के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेकर जा रहा हूँ प्रैक्टिस फाइल पर। तो ये मैंने देखें एक प्रैक्टिस फाइल डिजाइन की है। ये जस्ट आपको शो करा रहा हूँ, मैंने अभी इसमें जो है ना फार्मूले इंसर्ट किए हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही मैं बताऊंगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लुक करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। देखें, अब ये मैंने सेशन 1 में आपको कराया है, जो आपकी टेबल है बेसिकली यहाँ आपने रोल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो अब आपका क्या है, यहाँ आपने सेशन 1 के थ्रू प्रोफेशनल आपने इंसर्शन सीखी है। तो यहाँ मैंने देखें जस्ट फार्मूला लगाया है विद द इफेक्ट ऑफ नेम। मतलब आपने नेम इंसर्ट करने हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी जो है ना नंबरिंग आ जाएगी। तो ये आपने वही सेशन 1 में फार्मूला रिपीट किया है हमने, जो ये आपका जो पहले ही मैंने सेशन 1 में बताया था। उसके बाद सेशन 2 में मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए थे, जिसमें हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट था, नंबर फॉर्मेट था, परसेंटेज था और डेट था। ये सारी चीजें हमारा ये सेशन 2 में कवर हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है। थर्ड जो है हमारा ये सेशन 3 में कवर होगा। मैं अभी इसको मिस कर रहा हूँ क्योंकि हमने सेशन 3 जब स्टार्ट करना है तो इसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका फिर नंबर फॉर्मेट है। ये देखें सारे, ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किए हुए हैं जो आपकी इंग्लिश में है, बाकी ये सारे आपके नंबर फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाते हैं इधर सेशन 1 2 में। आपने देखें सम, मैंने आपको बताया है कि सेशन 2 में हमने सम लिया था, सेशन 1 में भी हमने सम का यूज किया था, और ये हमारा नंबर फॉर्मेट है। तो मतलब ये सारी चीजें हमारी सेशन 1 और 2 की है। परसेंटेज भी हमने सेशन 2 में देखा था कैसे लेते हैं, तो वो मतलब ये भी फॉर्मेट है आपका, ठीक हो गया। तो उसके आगे सारा हमारा सेशन 3 में कवर हो रहा है, ये देखें। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। तो नीचे भी अब आप देखें यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने देखने हैं, तो इनको मर्ज करना है, मतलब दो सेल्स में आप मर्ज करेंगे। तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर सेशन 1 में यूज हुआ है। उसके बाद आपने काउंट का यहाँ फार्मूला लगाना है, ये सेशन 3 का है।
उसके बाद एवरेज मार्क्स भी, ये भी मर्ज आपने करना है 2 सेल्स में, तो ये भी आपका सेशन 1 में यूज हुआ है। तो आपके ये आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे सेशन 1 और सेशन 2 इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो बाकी जो है वो आपके सेशन 3 है। तो अब हम सेशन 3 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको आपको एक आइडिया दे दूं कि इसमें मैंने सीरियल इंसर्ट किया है, ये देखें प्रोफेशनली। तो मैं इसको जस्ट क्या करूंगा, एक मैंने इंसर्ट कर दिया, बाकी मैं सारों पे ड्रैग कर दूंगा ऑटोमेटिक, देखें उनके रोल नंबर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने जो है ना, ये सेशन 3 है, इसमें लेंथ का फार्मूला मैंने लिखा है कि लेंथ, आपने किसी भी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करनी हो तो उसको आप लिखते हैं इज इक्वल टू, और उसके बाद आप LEN लिखते हैं, मतलब लेंथ का आप शॉर्ट कोड लिख रहे हैं। उसके बाद आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर देना है जिसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि मैं यहाँ एक जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरा नेम है FARHAN, फरहान मैंने लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ड्स जो है वो उसकी लेंथ मुझे पता लगे कि कितनी है, तो मैं इसका फार्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू LEN, और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और इंटर करूंगा। अब आप देखें मेरे नेम के 6 वर्ड्स हैं, मतलब मेरे जो वर्ड है, मतलब मेरा जो नेम है उसकी लेंथ 6 है। तो अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल इसको मैं मजीद अगेन बढ़ा देता हूँ, मैं फरहान यूसुफ लिखता हूँ। तो अब आप देखें इसके टोटल जो वर्ड्स बनते हैं वो 13 बन रहे हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी डिजिट की भी आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डिजिट लिख देता हूँ, तो आप इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें आप, मतलब ये मैंने अभी आपको डिजिट लिख के दिया है, ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह आप किसी भी टेक्स्ट की या सेल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने क्या किया है, पहले नेम का लेंथ फाइंड किया और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये सारे नेम्स की मुझे लेंथ फाइंड हो जाएगी। मतलब सारे जितने भी नेम्स हैं उनकी एक लेंथ फिक्स हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने मार्क्स लिखे हैं, ये देखें ये मैंने सारे मार्क्स लिखे हैं जो मतलब आप देख सकते हैं। अब ये मार्क्स मैंने कैसे लिखे हैं, इसके लिए मैं आपको एक जो प्रोफेशनली वे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम एक यूज करते हैं फंक्शन रैंडम का। तो रैंडम के लिए मैं आपको इधर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखें डिफरेंट टाइप्स है रैंडम की। अगर आपने पॉइंट्स में चाहिए आपको डेसिमल्स में, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू रैंड, और उसके बाद ब्रैकेट्स आप डाल देंगे। ये देखें यहाँ मैं अगर लेकर आऊं तो ये देखें मैंने इसमें वैल्यू नहीं लिखी, इसमें जस्ट मैंने फार्मूला पुट किया इज इक्वल टू रैंड, और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स डाल दिए, तो ये आपका आ गया। फिर इसको आप ड्रैग कर दें, जितना मर्जी आप ड्रैग कर दें, यहाँ तक कर दें, यहाँ तक कर दें, या जितना मर्जी आप ड्रैग करेंगे आपको पॉइंट्स में वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद आपने ये देखिए यहाँ रैंड अरे, दूसरा हमने यूज किया है वो रैंड अरे है। रैंड अरे बेसिकली क्या है, ये आपसे पूछेगा कि आपके कॉलम्स कितने हैं, उसके बाद आपकी रोज कितनी है जिसमें आपको रैंडम नंबर्स चाहिए, और आपसे पूछेगा कि आपको मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए। इसको मैं आपको एक जस्ट यहाँ एक दफा इंसर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आप कैसे वैल्यूज लिखते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू, उसके बाद मैं फार्मूला वही लिख रहा हूँ RAND, उसके बाद ARRAY, रैंड अरे मैंने मतलब रैंडम अरे मैं लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि रोज आपकी कितनी है। तो मैं फॉर एग्जांपल 3 रोज और 3 कॉलम्स के लिए बना रहा हूँ, तो 3 रोज, उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा, उसके बाद वो देखें बोल्ड कर रहा है कॉलम को, तो मैं 3 कॉलम्स डाल दूंगा, फिर कॉमा डाला है तो वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताएं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मिनिमम वैल्यू 8 हो, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू मेरी 10 हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको इंटीजर चाहिए या डेसिमल चाहिए, तो ये आपके डेसिमल्स हैं। मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं उसको ट्रू भी लिख सकता हूँ या फिर इसको 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो एक्सेल है वो ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है। आप मतलब आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं, या 1 और 0 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको इंटीजर में चाहता हूं, तो मैंने ओके किया है। देखें आपको 3 by 3 की ऑटोमेटिक उसने जनरेट करके दे दिया वैल्यूज। तो ये आप ऐसे मतलब रैंडम अरेज डालते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे, मतलब मैं डिफरेंट सेल्स में क्लिक करूंगा, इनकी वैल्यूज आप देखेंगे चेंज होगी। ये देखें आप चेक कर सकते हैं। तो मैं मतलब दूसरे सेल्स में डाल रहा हूँ, इनकी वैल्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, जितने भी आपके रैंडम नंबर है उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। ये देखें, तो एक आपकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी ये।
तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, आपने इसी को कॉपी करना है जो आपने बनाया है। फॉर एग्जांपल ये आपने रैंडम अरे लिया है, इसको आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, और इसको फिर हम स्पेशल वैल्यूज में पेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ देखें वैल्यूज में पेस्ट, आपका जो वैल्यूज आएगा पेस्ट का ऑप्शन, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जहां आपने इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल यही मैंने इंसर्ट करना है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब ये देखें ये आपकी फिक्स हो गई है। अब देखें बाकी वैल्यूज आपकी फिक्स हो गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं कहीं भी इंसर्ट कर रहा हूँ या कहीं भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें आपकी वैल्यू ये वाली चेंज नहीं होंगी, बाकी आपकी चेंज हो रही है क्योंकि वो हमने फिक्स नहीं की। तो ये आपका एक बेसिक होता है कि आपने वैल्यूज कैसे लानी है या फिर कैसे इंसर्ट करने हैं। तो इसी तरह मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस शीट में मैं गया हूँ, ये नंबर्स जो है वो मैंने क्या किया है, मैंने फिक्स किए हैं कि मुझे मिनिमम नंबर जो है वो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 25, और मैक्सिमम मुझे 90 चाहिए। तो ऐसे मतलब मैं रैंडमली इंसर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से फिर इसी की वैल्यूज को, मतलब जो मेरा रैंडम नंबर आएगा उसको मैं वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये फिक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप ऐसे रैंडम इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपका जस्ट एक एनालिसिस है। उसके बाद आपका आ जाता है सम। तो सम आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडीज। तो यहाँ मैंने फार्मूला लगाया इज इक्वल टू सम इनटू, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सम चाहिए, तो ये देखें मेरा D4 है और ये J4 है। तो मैंने D4 से J4 तक सम ले लिया है, एक जस्ट मैंने एक सम लिया है, एक स्टूडेंट का मैंने फवाद अहमद का सम लिया है। उसके बाद जो उसका आंसर आया उसके बाद मैंने इसको ड्रैग कर देना है, तो ये सारों के मुझे सम मिल जाएंगे। मतलब आपने बार बार सम का फार्मूला नहीं लिखना, जस्ट आपने एक टाइम लिखना है और उसके बाद आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद आपके टोटल नंबर 700 है, तो आपने जस्ट फिक्स 700 लिख के इसी को इंटर करके आप मतलब नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये आपके सारे 700 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाती है एवरेज। तो एवरेज में आप क्या करते हैं, बेसिकली मैनुअली जो हम लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे। तो आपका एक्सेल जो है ये एडवांस लेवल का है, इसमें आपको नीड नहीं है कि आप सारे सम इसको सम करें सारों को। जैसे अभी आपके ऑब्टेन 418 आया है, तो यहाँ आप 418 डिवाइडेड बाय 7 लिखें, इसकी बजाय आप फार्मूला लिखें एवरेज इंटू वही जो जिन सब्जेक्ट का आपने सम लिया है उसी सब्जेक्ट का आपको एवरेज चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको एवरेज कैलकुलेट कर देगा। तो ये आपका एवरेज जो आया है सब्जेक्ट का वो 60 है, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर एवरेज निकालें तो वो 60 है। इसी तरह सारे स्टूडेंट्स की मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, तो वो आपकी सारे स्टूडेंट्स की बता देगा आपको, जस्ट आपने ड्रैग करना है वन फार्मूला लिख के। तो अब आप देखें इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक फार्मूला लगाया है और आपने नीचे ड्रैग कर दिया, इसने कैसे फाइंड किया, एक्सेल ने कैसे इसको जो है ना सर्च किया है। तो इसके लिए आप देखें ये मैंने आपको फार्मूला दिखाया है, इसमें फार्मूला लगा हुआ है एवरेज D4 और J4। उसके बाद जब मैं इसको देखता हूँ, इसमें देखें ऑटोमेटिक उसने D5 J5 किया है, मतलब जो इसके सामने वाले हैं उसी से रेफरेंस लिया है। इसका उसने 6 लिया है, इसका 7 लिया है, इसी तरह मतलब सारों का उसने आपको एवरेज दे दिया है। ये एक्सेल की जो है ना ये ब्यूटी है कि वो आपको फार्मूलाज ऐसे अट्रैक्ट करके खुद ही जो है ना वो उसको सिलेक्ट करके वो खुद एज्यूम करता है, ये आर्टिफिशियल इसके अंदर जो है ना एक फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज, ये हमारा सेशन 2 में भी यूज हुआ है। परसेंटेज आपको पता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, आपका परसेंटेज आ जाएगा। जब आपका परसेंटेज आएगा वो ऐसे नहीं आएगा, इसका मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल क्या लिखना है, इज इक्वल टू आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स। आप इसको जब इंसर्ट करेंगे तो आपका ऐसे नहीं आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका आंसर बेसिकली नंबर में आएगा, आपका आंसर ऐसा आएगा। तो आपने इसको क्या करना है, आपने सेशन 2 में पढ़ा है फॉर्मेट के बारे में, तो आप इस पे परसेंटेज पे जब सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज पे आएगा। अगर आपका क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट्स आपके कम या ज्यादा हो तो आप उसको कर सकते हैं, आपने फिक्स करना है नो डेसिमल पॉइंट, आपका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आप जो है ना इसको ड्रैग करेंगे, आपके सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका इफ फंक्शन, जो सबसे मेन आज के टॉपिक का जो है ना आपका निचोड़ है। अगर आपने इसको पिक कर लिया तो समझिए आपने
एक्सेल बेसिक समझ ली। अब ये देखें आप 60% से अबव है ना, यहाँ देखें 60% जो है वो 33% से अबव है, तो यहाँ आपका ये पास शो कर रहा है। और आपके मार्क्स भी देखें, आपके 418 हैं तो आपके 60% मार्क्स बन रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखें मैंने यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है, मैं आपको जस्ट अभी दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मार्क्स को कम करते हैं, देखते हैं कि 33% से नीचे जाता है तो ये फेल शो करता है या नहीं करता। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज जस्ट चेंज कर रहा हूँ। फिजिक्स में मैं 0 कर देता हूँ, उसके बाद मैथ में 0 कर देता हूँ, इंग्लिश में 0 कर देता हूँ। तो अब आप देखें इसके 31% आपके मार्क्स बन गए हैं इस स्टूडेंट के। तो अब आप देखें रिजल्ट में ये फेल शो कर रहा है। तो कैसे कर रहा है ये, आपने तो कोई ऐसे मतलब एफर्ट नहीं की, आपको मतलब पता लग गया है कि 31% है और तो ये फेल होना चाहिए। तो वो आपको एक्सेल बता रहा है कि कैसे वो मतलब आपने वैल्यूज चेंज की है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगेन मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, तो अब आप देखना मैंने वैल्यूज चेंज की है और उसका 41 आया है तो यहाँ पास आ गया है। तो मतलब ये कैसे हो रहा है, ये बेसिकली हमने फंक्शन लगाया है इफ का। तो इफ फंक्शन को आपने पहले अंडरस्टैंड करना है, मैं आपको इफ फंक्शन की बेसिक सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो अब देखें यहाँ जो है मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ मैंने एक लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 0। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, अगर ये आप अंडरस्टैंड कर गए तो आप बहुत से फार्मूले अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ जो हमने लगाना है वो इफ फंक्शन लगाना है कि अगर 0 हो तो वो फेल होना चाहिए और अगर 1 हो तो पास होना चाहिए। तो अब आप कैसे लगाएंगे फार्मूला, देखें यहाँ जो मैं अगर वैल्यू 1 लिखता हूँ तो यहाँ पास शो होना चाहिए, अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो यहाँ फेल शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम इफ का फार्मूला लगाएंगे। इफ मतलब अगर, आपने इफ को याद रखना है, इज इक्वल टू इफ, मतलब मैं इफ का फंक्शन लगा रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपने ये चीज समझनी है, जो इसकी पैरेंथेसिस है, जो इसका ये आपको जो आपको गाइड कर रहा है ना, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप एक्सेल के जितने भी फार्मूले हों उसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने कंडीशन समझनी है। अब आप इस फार्मूले को ना देखें, जस्ट आप कंडीशन को समझें। मैं आपको अगेन शो करा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और बोल्ड कर रहा हूँ। तो अब आपने इसको समझना है कि अगर मैं 1 इंसर्ट करूं तो यहाँ पास होना चाहिए, यहाँ 0 इंसर्ट करूं तो यहाँ फेल होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि मैं इफ लगा रहा हूं, इफ के बाद मैं कह रहा हूं कि ये वाला सेल, अब आपने 1 को नहीं एज्यूम करना, अभी आपने जस्ट इस सेल को फोकस करना है कि ये वाला सेल मैंने क्लिक किया, देखें वो मुझे बता रहा है भी आपका जो सेल है उसका नंबर ये है, मतलब ये डबल ए कॉलम है और 3 नंबर्स है। तो आप क्या कर रहे हैं, इफ डबल ए 3 इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू 1, तो कॉमा हम लगाते हैं देन, मतलब अगर हमने एक लॉजिकल लगाना है तो लॉजिकल टेस्ट हमने लगा दिया है कि अगर 1 इक्वल है ये वाला सेल, तो वो कह रहे हैं कि वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर उसमें 1 हो तो क्या करें आप। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर ये 1 हो तो मैं पास लिख देता हूँ। तो मतलब ये अगर 1 हो तो मुझे पास शो करे। अब मैं कॉमा लगा रहा हूं, अब वो बोल्ड कर रहे हैं, देखें वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर ये आपका जो आप 1 लिख रहे हैं ये 1 नहीं है कुछ और है तो क्या करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि ये फेल शो करे। तो आपने इसको फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है। देखिए मैंने ये फार्मूला आपको लिख के दिया है, वो क्या कर रहा है, अगर ये सेल 1 होगा तो पास शो करेगा, वरना कोई और वैल्यू होगी 1 के अलावा जो भी वैल्यू होगी ये फेल शो करेगा। अब मैं इंटर करता हूं तो ये देखें 1 के साथ पास आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखें 1 को मैं 0 करता हूं पुट तो क्या आएगा, देखें ये ऑटोमेटिक फेल आ गया। अब देखें 1 के अलावा कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, 2 वैल्यू मैं पुट करता हूँ, 2 नंबर लिखता हूँ तो क्या आया, फेल आया। क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट 1 के लिए फोकस किया हुआ है कि जस्ट 1 पे पास होना चाहिए, बाकी जो भी वैल्यू हो वो फेल होना चाहिए। तो ये देखें अब मैं 7 लिखता हूँ तो फेल है, 1 लिखता हूं तो वो पास कर देगा, ये देखें। तो मतलब ये इफ कंडीशन मैंने इंसर्ट की है कि पास और फेल को देखना है। ये जस्ट हमारा एक 1 की एग्जांपल मैंने दी है। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ, पास की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
इंसर्ट कर रहा हूं कि A33 ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए इसकी 33, मतलब हमारा 23 नंबर वाला पास होता है 100 में से, तो मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ कि A3 में जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए 33, फिर पास होना चाहिए। तो मैं इंटर कर देता हूँ, देखें 1 नंबर है अभी फेल है, तो मैं अगर 33 पुट करता हूँ तो देखें अभी भी फेल है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 34 लिखता हूँ, तो ये देखें ये पास हो गया। ठीक है, तो आपने ये कंडीशंस लगानी होती है जब आपने सिर्फ एक स्टूडेंट पे आपने कंडीशन लगानी है, बाकी ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिक सारों पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और चीज मैं कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 33 वाला भी पास है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इज इक्वल भी लगा दूंगा और ग्रेटर देन भी लगा दूंगा, मतलब वो इज इक्वल वाले को भी पास कहेगा और ग्रेटर देन 33 वाले को भी पास कहेगा। तो मतलब अब ये देखें मैंने 33 पे भी उसको कह दिया कि पास करे, तो 33 पे भी देखें पास है ये, अब मतलब फेल नहीं कर रहा, पहले ये फेल कर रहा था 33 पे, 32 पे वो फेल कर देगा। तो मतलब अब ये क्या है, अब मैं आपको अगेन वहीं अपने सेशन की तरफ लेकर आता हूँ। तो यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाई है, पास क्यों शो कर रहा है, यहाँ देखें आप, मैंने लगाया है कि N4 ग्रेटर देन 33%। अब यहाँ आपने 33 नहीं लिखा, 33% लिखा, क्योंकि यहाँ देखें आपने पहले ही फॉर्मेट को परसेंट में कन्वर्ट किया हुआ था। अगर मैं यहाँ 33 लिख दूंगा तो ये रॉन्ग आंसर देगा, आपने परसेंट साथ लिखना है क्योंकि ये आपके सारे परसेंट है। तो मतलब आपका 33% से ग्रेटर अगर यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो उसको पास करेगा, वरना वो फेल कर देगा। तो यहाँ मैंने इज इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगाई, मतलब 33 वाला भी फेल ही होगा। ठीक है, तो अब इसको मैंने इंसर्ट किया है और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये सारे पे अप्लाई हो गया है। मतलब अगर मेरे 1000 भी स्टूडेंट है तो सबके लिए जस्ट वन फार्मूला मैंने लिखा है और उसको इंसर्ट कर दिया है। ये तो इंसर्ट की मैंने इफ, जस्ट आपका ये इफ था। अब जहां आ जाती है ग्रेड ग्रेड की बात, तो ये आपने फोकस करना है इसको, जहां आ जाती है ग्रेड की बात, अब वहां एक इफ से गुजारा नहीं होगा। मतलब आपने ए ग्रेड भी शो करना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 80 डिग्री से 80% से ऊपर वालों का ए ग्रेड आना चाहिए, उसके बाद 70% से ऊपर वालों का जो है वो बी ग्रेड आना चाहिए, उसके बाद 70 के बाद 60% वालों का सी आना चाहिए, 50% वालों का डी आना चाहिए, 40% वालों का ई आना चाहिए, और 33 से लेस जितने भी हों उनका ग्रेड एफ आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ हमारे तकरीबन 6 इफ लगेंगे, 6 इफ। तो जहां भी 1 से ज्यादा इफ लगते हैं उनको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो अब यहाँ देखें ग्रेड आपको ई शो किया हुआ है, मतलब 40%, 41% पे ई ग्रेड है उसका। तो अगर मैं देखें यहाँ से ग्रेड हम कम करते हैं, एक बार मैं आपको ये एनालिसिस करवा दूं, यहाँ मैं नंबर कम कर रहा हूँ उसके, तो अब देखें 30% हो गया, 33 वाला तो फेल है, तो एफ ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ देखें ग्रेड एफ है ऑटोमेटिक। तो अगर मैं यहाँ नंबर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ, मैं उसके मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा कर देता हूँ, तो अब हम देखेंगे, मतलब मैं जो है ना उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे ये मैं मजीद आपको वैल्यूज इंक्रीज करके दे रहा हूँ। तो देखिए 70% हो गया, 70% पे कितना ग्रेड होना चाहिए, आई थिंक बी या सी होना चाहिए। तो ये देखें बी ग्रेड है उसका। उसके बाद मैं मजीद आपकी वैल्यूज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 74% हो गया है। और मजीद अब इंक्रीज करते हैं हम, ये हमारा फिजिक्स है, इसके 0 है। यहाँ हम 0 की जगह 60 पुट कर देते हैं। तो अब आप देखें मार्क्स उसके कितने बनते हैं, 84%, तो उसका ग्रेड देखें ए आ गया है। तो कैसे आया ये, मैंने आपको बताया है कि हमने इफ कंडीशन को मर्ज किया है, 6 इफ को हमने एक जगह कंबाइन किया है। इसको आप कैसे करेंगे, ये देखें, आप एक बार फार्मूला देख लें, वही चीज है सारी। क्या किया है मैंने, इफ, अब आपको मैं थोड़ा सा अगर जूम हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फार्मूला लगाया है, इसको मैं कॉपी करके आपको जस्ट यहाँ इंसर्ट करके बता देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, सॉरी, ये मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं
टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपको सारा फार्मूला शो करेगा। ये देखें, मतलब ये है कि हमने क्या कंडीशन लगाई है, आपने ये जो है ना इसको माइंड में रखना है। N4 बेसिकली हमारा परसेंटेज वाला कॉलम है। ये देखें हमारा परसेंटेज वाला कॉलम जो है वो N4 है, मतलब N4 ये इसके लिए है, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही के ऊपर अभी ग्रेड लगाना है, फिर बाकी ड्रैग कर देना है। तो मतलब ये है कि N4 पे अगर 80% से ग्रेटर नंबर हो तो वो ए ग्रेड दे, फिर हमने कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद इफ लगाया है, अगर N4 पे 70% से ग्रेटर नंबर हो तो बी दे, N4 पे 60% से ग्रेटर हो तो सी दे, N4 पे 50% से ग्रेटर हो तो डी दे, और N4 पे 33 से ग्रेटर हो तो ई दे, अदरवाइज वो फिर एफ दे। तो मतलब ये हमने एक स्टेटमेंट लगाई है। अब आप देखें इस स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 आपके इफ यूज हुए हैं, ठीक है। तो आपने जब ये इंसर्ट कर देना है तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर इंप्लीमेंट करूं किसमें, इस सेल में, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि यहाँ फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं कोई भी, तो मैं अब इसमें रेफरेंस दे दूंगा इस सेल का, ये सेल है हमारा X3। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ सारी वैल्यूज में X3 कर दूंगा। ये देखें जहां हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिस चीज के लिए आपने उसी को फोकस करना है। तो यहाँ देखें मैंने X3 जैसे ही लिखा है वो मुझे बता रहा है कि आपका ये वाला सेल है, तो मैंने सारों में ही N4 जहां जहां था वहां मैं X3 कर दूंगा, वहां वहां जहां जहां मेरा N4 था। तो ये देखें आप X3 मैंने इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ मैं X3 इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ मैं X3 इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ मैं X3 इंसर्ट कर दूंगा। तो मतलब ये है कि सारों में मैंने दिया है, लेकिन आपको आंसर अभी सही नहीं देगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा और मैं इंटर करूंगा। अभी देखें वो X3 का 80% पे मैंने कहा था ए, लेकिन वो आपको 50 पे ये दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपने नंबर फॉर्मेट रखा हुआ है, आपने परसेंटेज फॉर्मेट नहीं किया। तो जब आप परसेंटेज फॉर्मेट इसको कर देंगे तो फिर आपका ये आंसर देगा। तो परसेंटेज फॉर्मेट में मैं मतलब इसको 50% करता हूँ अगर, तो ई ग्रेड है। अगर मैं 60% करूंगा तो वो ग्रेड चेंज कर देगा। देखें आप ऑटोमेटिक डी हो गया। 80 से मैंने अबव कहा था ए ग्रेड होगा, तो मैं अगर 81 लिखता हूँ तो ये देखें ए ग्रेड शो कर रहा है आपको। तो उसी तरह वहां मैंने इंसर्ट किया है, आपने इसी तरह इंसर्ट करना है। और आप एक ग्रेड जब आप लिख देंगे उसको ड्रैग कर देंगे तो आपके ऑटोमेटिक हेलो सारे ग्रेड आ जाएंगे। फरहान भाई, जी ये काइंडली रिपीट कर दें जरा जो भी आपने बताया। ठीक हो गया। तो अब देखें परसेंटेज। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ना है जो टास्क है, इसमें आपने ग्रेडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल चले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा 1 आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि 1 पे 1 2 3 4 और 5, तो मैं कहता हूँ कि इस पे मेरा 1 पे जो है ना एफ ग्रेड होना चाहिए, इस पे ई होना चाहिए, इस पे डी होना चाहिए, इस पे सी होना चाहिए, इस पे जो है ना मेरा बी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेडिंग इसको कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। या चलें इसको मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फार्मूले को रहने देता हूँ। मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने नंबरिंग देनी है। अब आपने याद रखना है वहाँ 80% वगैरह को आप भूल जाएं, हमने जो नंबरिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि इन पे मैंने नंबरिंग देनी है और ग्रेडिंग देनी है कि जिसका 1 नंबर आए वो एफ हो, 2 आए तो ई हो। तो उसको आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इंसर्ट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे। अब देखें कि हमें किस पे चाहिए, आपने कंडीशन किस पे लगानी है, आपने इफ लगाना है। इफ के बाद आप क्या कह रहे हैं, आपने इफ लगाया है, आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ 1 आए तो एफ आना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये वो बता रहा है कि X6 आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। मैं इसको आप अब कह रहा हूं कि अगर ये ग्रेटर देन, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि चले मैं लेस देन 1 कर देता हूँ इसको। लेस देन 1, अगर लेस देन 1 हो या 1 हो, या इज इक्वल टू भी कर सकता हूँ मैं कि अगर ये इज इक्वल टू 1 हो तो आंसर क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ आना चाहिए आंसर। ये देखें मैंने लिख दिया एफ आना चाहिए। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद फिर मैं अगेन इफ स्टार्ट करूंगा कि अगर इसी जगह पर 2 आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, मतलब वही चीज अगेन मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो वो आपको बता देगा सिलेक्ट करके। इज इक्वल टू मैं इसको कह रहा हूँ कि इसकी जगह अगर 2 आ जाए,
तो क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ आना चाहिए ई। ठीक हो गया। इसी के बाद अगर मैं कह देता हूँ कॉमा लगा देता हूं मैं, कॉमा लगाने के बाद मैं कह देता हूं कि इसी की जगह अगर हमारा आ जाए थ्री, थ्री आ जाए, सॉरी मैं इफ लगाना भूल गया हूँ, यहाँ हम इफ लगाएंगे। तो मैं कह देता हूं कि अगर x6 में मैं 3 पुट करता हूं तो क्या आना चाहिए, फिर मैं कह देता हूं कि डी। d आना चाहिए। तो मतलब मैं ये जस्ट आपको यहीं तक क्लोज करके दे रहा हूँ। आपने ब्रैकेट्स का इसमें बहुत ख्याल रखना है, 1 2 3 हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, और उसके बाद मैं इसको इंटर करता हूँ। देखें अब आपका 1 है तो यहाँ f शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ तो ये e शो करेगा। देखें अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ तो ये डी पुट शो करेगा। तो मतलब आप इसी तरह आप मल्टीपल 100 तक आप ग्रेड्स बना सकते हैं, डिफरेंट मतलब आप ग्रेड्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे वो आपको अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंगली चेंज करके देगा। मतलब अगर 1 पे हमने एफ कहा है तो मैं 1 पुट करूंगा तो ये एफ शो करेगा, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो यह ई शो करेगा, 3 पुट करता हूं तो डी शो करेगा। उसी तरह जो हमने ग्रेड्स बनाए हैं, मैंने आपको बताया कि हमने नंबरिंग कैसे दी है ग्रेड्स की, कि अगर 80 से ग्रेटर हो तो डी शो करे, ए शो करे, और अगर 70 से ग्रेटर हो तो बी शो करे, अगर 60 से ग्रेटर हो तो सी से शो करे। तो यही हमारा रिजल्ट्स में जो है ना ग्रेड हम ऐसे डिसाइड करते हैं। जस्ट आपने नंबर चेंज करने हैं, वो ऑटोमेटिक ग्रेड आपको चेंज करके दे रहा होगा। आपको नीड नहीं है कि आप मैनुअली इसका ग्रेड सेलेक्ट करें कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वो ऑटोमेटिक ही इसको सिलेक्ट करके देगा। ठीक हो गया। तो बाकी जो हमारा ये रिजल्ट का है कि एक तो हमने ग्रेड निकाले हैं परसेंटेज के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट आ जाता है, देखें अब एक एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। पहले तो हमने देखा है कि परसेंटेज में पास है या फेल है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिजल्ट में पास है या फेल है। मतलब ये जो हमारा रिजल्ट एक तो परसेंटेज के हिसाब से हमने देखा है ना कि पास है या फेल है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखें यहाँ पास एक और आया हुआ है, इफ एंड हमने फंक्शन यूज किया हुआ है। ये इफ एंड बेसिकली क्या है, इफ एंड बेसिकली है कि हमने डिफरेंट जो है ना एंट्रीज पे हमने फंक्शन लगाया है इफ का। इसको आपने मजीद समझना है, वो ऐसे है कि देखें हमारा जो परसेंटेज है ना, वो लाजमी नहीं है कि आपका स्टूडेंट जो है उस पर भी पास हो। परसेंटेज आपका ऐसे भी हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट में उसने 100 लिए हो, छठे सब्जेक्ट में उसके 0 मार्क्स हो। तो मतलब आपका परसेंटेज तो ज्यादा होगा लेकिन वो सब्जेक्ट में तो फेल है ना आपका। तो मतलब ये है कि एडवांसमेंट के आपने ये भी देखना है कि रिजल्ट उसका सब्जेक्ट में पास है या फेल है, सारे सब्जेक्टों में पास है या फेल है। मतलब ये तो नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में वो अगर फेल हो तो वो आगे अगली क्लास में तो नहीं जा सकता ना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक फार्मूला लगाया है एंड का, इफ एंड। इफ एंड का क्या मतलब है कि वो हर सब्जेक्ट को चेक करेगा कि 33 से ग्रेटर ही है ना हर सब्जेक्ट में। ये देखें आप, D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4, हर किसी की वही कंडीशन है कि 33 से ग्रेटर चेक करना है, कि अगर उनके सारे सब्जेक्ट्स में 33 से ग्रेटर होंगे तो वो पास है, वरना वो फेल होगा। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर उसके मार्क्स कम आ गए ना, मतलब 33 से कम आ गए, तो वो रिजल्ट फेल शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो अगली क्लास में नहीं जा सकता, नेक्स्ट क्लास में वो एलिजिबल नहीं है। तो इसका जो है हमने क्या करना है, ये देखें इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें सारे सब्जेक्ट में उसके 33 से ग्रेटर है तो वो पास शो कर रहा है। अगर मैं इसका एक एक सब्जेक्ट में इसको फेल कर देता हूँ, मैं 32 लिख देता हूँ, तो अब आप चेक करें यहाँ देखें फेल शो कर रहा है आपको। मतलब ये है कि वो एक सब्जेक्ट में इन जो हमने कंडीशन दी है ना 33% की, उसमें से एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो उसको फॉल्स कर रहा है, मतलब फेल कर रहा है वो। ठीक है। तो ये आपकी मतलब आप ऐसे ही सब्जेक्ट्स की एक मैं एग्जांपल दूंगा इसकी। एक बिजनेसमैन है, वो आपका एक कहता है कि आप सेल्समैन को कहता है कि आपने अगर मेरी जो शॉप की अर्निंग है वो 50,000 से ग्रेटर की तो मैं आपको 5% बोनस दूंगा। तो वहां वो ये कंडीशन लगा देता है कि आपने देखें आपने अर्निंग तो करवानी है ना शॉप वाले की, 50,000 से कम होगी तो वो आपका कहेगा कि एलिजिबल नहीं है। जैसे ही 50% से ग्रेटर आपकी इनकम होगी वो आपको शो कर देगा कि ये एलिजिबल है।
तो मतलब यही चीज है कि आप ऐसे फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं इफ एंड, मतलब हमने दो फंक्शंस का यूज किया, इफ का और एंड का। इसी तरह आपका अगर देखा जाए तो रिजल्ट बोथ का मैंने लिखा हुआ है यहाँ के, वो दोनों को कंपेयर करेगा कि आपका परसेंटेज भी ग्रेटर देन 33 है और आपके सारे सब्जेक्ट भी 33 से ग्रेटर हैं, मतलब मार्क्स। तो वो दोनों में जब आप पास होंगे तो आपको यहाँ पास करेगा। अगर आप या रिजल्ट में आपके 33 से कम हो जाते हैं, 33% से, या फिर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हो जाते हैं, तो वो यहाँ शो करेगा। मतलब ये आपने कंबाइन किया है दोनों को। यहाँ देखें आपकी क्या कहते हैं, एक्यूरेसी आपकी बढ़ गई है। एक तो ये है कि जस्ट आपने परसेंटेज देखी है, परसेंटेज 33 से ग्रेटर है तो वो पास है, लेकिन वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो सकता है। आपको पता है कि परसेंटेज आपकी सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बनती है, तो वो ग्रेटर देन 33 हो सकती है और आपका एक सब्जेक्ट फेल भी हो सकता है। तो ये आपका बोथ आपका कैलकुलेट करके देगा। ये इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें जस्ट आप सब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, इफ एंड में आप जस्ट सब्जेक्ट्स को चेक कर रहे हैं, इफ आर में आप देख रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट्स भी सारे हैं। ये देखें, आप ऊपर देख सकते हैं फंक्शन में, तो ये आपका और फंक्शन लगा हुआ है इफ के साथ, और यहाँ देखें सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद एंड पे आपका परसेंटेज वाला भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। देखें, आप देख सकते हैं N4 लेस देन 33%, मतलब हमने इसमें एडिशन की है परसेंटेज वाले कॉलम की। तो मतलब आप ऐसे कॉलम ऐड कर सकते हैं। बाकी सेम है, जस्ट आपने एंड की जगह आर लगा दिया है। देखें एंड और आर में क्या फर्क है। एंड जो है वो आपका बेसिकली करता है कि आप मल्टीपल करते हो, मल्टीपल एंड में आप मल्टीपल करते हो, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो वो 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो वो 0 ही शो करेगा। इसी तरह मतलब आर का अगर बात करें कि ये या ये सही हो जाए या फिर ये सही हो जाए, मतलब दोनों को आप जो है ना मैच नहीं कर सकते। इसमें जो आपका आर जो होता है, इसमें जस्ट आप मार्क्स या फिर परसेंटेज, लेकिन जो आपका एंड है उसमें आप मार्क्स भी देख रहे होते हैं और परसेंटेज भी देख रहे होते हैं। तो ये चीजें आपकी हो गई है। तो अब यहाँ देखें, इसी को मैं आपको अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ पहले ही कि 1 और 0 का मैंने आपको कंसेप्ट अभी बताया था। यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं 1 लिखता हूँ तो वो फेल आएगा, पास आएगा, 0 लिखता हूँ तो वो फेल आएगा, वही मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है यहाँ। ये जो हम फंक्शन यूज करते हैं, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने काउंट करना होता है कि कितने स्टूडेंट फेल है और कितने स्टूडेंट पास हैं। तो पहले तो मैं इसको आपको ड्रैग कर देता हूँ, ये मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सारों का आपको रिजल्ट शो करेगा। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया है और इसी तरह इसको भी ड्रैग कर दिया है। ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं, फिर भी आप अगेन रिपीट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरहान भाई, जो टेबल आप जो बना रहे हैं ना, रेफरेंस पॉइंट एक सेल ले रहे हैं। जी फॉर एग्जांपल अगर हम एक की जगह दो सेल ले सकते हैं रेफरेंस। जी जी, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं, आप कोई इश्यू नहीं है इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले लेक्चर में कवर किया है जहां हमने ड्रैग्स की थी। ड्रैग मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सेशन 2 में करवाई थी। तो अब ये देखें मैं इसमें क्या करता हूँ, ये देखें मैंने डिलीट कर दिए, बीच वाले मेरे पास 2 कॉलम है। ठीक है, तो आप इसको ऊपर भी ड्रैग करेंगे वही फार्मूला अप्लाई होगा, नीचे भी करेंगे तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें मैंने अब आपको करके दिखाया, ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं नीचे भी, वो जस्ट एक ही रेफरेंस को पिक करके अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो आपका रो नंबर कम कर देगा, डिक्रीज करेगा, अगर आप नीचे जाएंगे तो रो नंबर आपका इंक्रीज कर देगा। तो ये आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखें ये जो नेक्स्ट मैंने किया है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब इसके लिए आपने एक इफ फंक्शन आपने यूज किया है। तो अब यहाँ देखें मैंने अप्लाई किया, थोड़ा सा डिफरेंट किया है। यहाँ मैंने लिखा है कि इफ O4 इज इक्वल टू फेल, मतलब O4 कौन सा है हमारा, O वाला सेल, ये देखें ये है जिसमें हमने परसेंटेज रिजल्ट लिया है, वो हमारा O कॉलम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस कॉलम में फेल हो तो वो ब्लैंक रखे सेल को, मतलब उसको ब्लैंक रखे, शो ही ना करें उसको सेल को। उसके बाद अगर वो फेल ना हुआ तो वो उस पर 1 लिख देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने काउंट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने पास हैं। तो जो जो पास होगा उसके आगे 1 आता जाएगा, जो फेल होगा उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखें इसमें हमारे कुछ स्टूडेंट पास हैं, कुछ फेल है। यहाँ देखें ये जहां आपकी ब्लैंक आ गई है मतलब वो फेल है, मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये फेल है।
तो आगे हम कंडीशनिंग जब करेंगे वहां हम इसको हाईलाइट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट करके आपको बताएगा कि ये 2 सेल्स खाली हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हमने पास चेक करना है या फेल चेक करना है रिजल्ट का, और यहाँ हम क्या चेक करेंगे, मार्क्स का रिजल्ट। यहाँ तो हमने इसका चेक किया है, यहाँ हम मार्क्स का चेक करेंगे। मतलब अगर मार्क्स में ये जस्ट आपका रिजल्ट का था और यहाँ हम मार्क्स का लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ मार्क्स का लिखें तो आप बताएं क्या लिखेंगे। मैं लिखूंगा इफ, अब हम मार्क्स का लिखने जा रहे हैं, पहले हमने रिजल्ट का लिखा है, तो मार्क्स हमारा कौन सा है, मार्क्स का पास फेल वाला हमारा ये वाला है। तो अब आप क्या लिखेंगे, इफ अगर ये वाला सेल जो है वो इज इक्वल टू किसके, फेल के इक्वल हो, या फिर पास के, अगर इज इक्वल टू पास हो तो फिर हमने क्या करना है, इसको 1 लिखना है, वरना सॉरी ये देखें अगर हमारा ये वाला सेल जो है वो पास हो तो कामा, फिर हम कामा के बाद जो है ना वो कहते हैं कि अगर ट्रू हो जाए, आपका पास हो जाए तो क्या लिखना है आपने, तो 1 लिखना है हमने। अगर वो ट्रू नहीं होता, फॉल्स हो जाता है, तो वो ब्लैंक रख दें। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, उसको मैं इंटर करूंगा, ये देखें अब वो जो है फेल है तो उसने ब्लैंक कर दिया है, तो इसको मैं जब ड्रैग करूंगा जहां जहां पास होगा वहां वहां 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने आपको क्या किया है, एक तो आपने देखें यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक मेथड जो मैंने 2 मेथड आपको यहाँ बताए हैं। एक मेथड ये था कि कहाँ आपने परसेंटेज, आपने देखा है आपके 6 से 7 परसेंटेज, मतलब जो है ना इफ के जो आप देखें स्टेटमेंट आपने लगाई है, इसी को मैंने सिंपल करके क्या कर दिया है 1-0 में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये है कि यहाँ आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगाई है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना जस्ट इन्हीं के आंसर लिए हैं, जो हमने स्टेटमेंट लगाई है इनके जो आंसर लिए हैं उन्हीं में फेल और पास कर दिए हैं। अब देखें आगे रिजल्ट जो है ना वो क्या होगा, आगे रिजल्ट आपने शो करवाना है कि कौन कौन है जो एलिजिबल है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ हमने कंडीशन लगानी है। तो अब यहाँ जो हमने देखना है वो यही देखना है जिनका परसेंटेज भी ग्रेटर देन 33 है, और जो किसी भी सब्जेक्ट में पास फेल नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल नहीं है और उनका परसेंटेज भी ग्रेटर देन 33 है, तो वो एलिजिबल है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। तो यहाँ हमने जो रिजल्ट लेना है वो इन दोनों का रिजल्ट हम लेते हैं। तो अब आप देखें यहाँ जो मैंने कंडीशन लगाई है ना, वो क्या लगाई है मैंने, एंड फार्मूला लगाया है इफ के साथ। अब वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि इसमें भी अगर 1 है और इसमें भी 1 है तो वो एलिजिबल यहाँ शो कर दे। देखें मैं आपको अगेन इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखें जो मैंने फार्मूला लगाया है मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने फार्मूला लगाया है कि अगर इफ एंड, एंड का मतलब है कि 2 आप वैल्यूज लेंगे, मतलब एंड मैंने लगा दिया, फिर मैं कह रहा हूं कि T4 इज इक्वल टू 1, ये हमारा T4 है, ये मतलब इज इक्वल टू 1 हो, और उसके बाद U4 भी आपका 1 हो, ये आपका U4 है। मतलब इन दोनों की वैल्यूज अगर 1 हो तो वो एलिजिबल है। ये देखें आगे मैंने उसको कमांड दी है कि वो एलिजिबल है, अगर वो एलिजिबल है तो ठीक है एलिजिबल लिख देगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लगाया है, इसको मैं अगेन नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो ये आपको अप्लाई कर देगा फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको ड्रैग करता हूं, अब आप देखेंगे जहां दोनों में 1-1 आया है वो एलिजिबल शो हो जाएगा आपको। ये देखें जहां 1-1 आया है वो एलिजिबल शो हो रहा है, देखें दोनों में पास है, मतलब वो मार्क्स में भी पास है और उसकी परसेंटेज भी ग्रेटर देन 33 है, तो वो एलिजिबल है। मतलब जो जो आपके एलिजिबल है आप कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मूव हो जाएंगे, अगर वो 5 में है तो वो 6 में चले जाएंगे, और अगर वो 6 में है तो 7 में, मतलब वो आपके मूव हो सकते हैं। बाकी ये जो 2 स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, ये जितनी भी ब्लैंक्स है ये आपके मतलब आपके उसी क्लास में ही रहेंगे, आपके नेक्स्ट मूव नहीं हो सकते। तो ये हमारा बेसिकली एक पूरा कंप्लीट जो है ना, एक जस्ट अभी हमने टेबल डिजाइन किया है। टेबल डिजाइन करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कि इसको हमने एक कंक्लूड करना है। वो कैसे करना है कि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि कितने हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, हमने मैनुअली नहीं गिनने, हमने मैनुअली काउंट नहीं करने, इसको हमने फार्मूलों से करना है। सारा अरेंज एक बार आप फार्मूलों से करना सीख गए
तो आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ जस्ट मैं एक एज अ एग्जांपल एक आपको दिखा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप किसी भी चीज पे, आप शॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज पे आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा, वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं। आपने काउंट का फंक्शन यूज करना होता है। ये देखिए मैंने आपको पहले सीरियल इंसर्शन में भी आपको मैंने काउंट ए का बताया हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम आपको शीट की तरफ लेकर जाएंगे। तो काउंट ए का बेसिकली हम आपको दिखाते हैं। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, अब आपने इन चीजों को नोट करना है, वैल्यूज को आपने नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ हमने क्या वैल्यूज लिखी हैं, ये मैं इनको सेंटर कर देता हूँ। अब आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जो मैं फंक्शन आपको बताने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजेबल है। तो अब देखें यहाँ ये जो मैंने एंट्रीज लिखी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैनुअली नहीं, इनको जो है ना मैं ऑटोमेटिक ही इनको काउंट करूँ कि मेरे पास नंबर्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं और मेरे पास ब्लैंक्स कितनी है। तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। हम इसी के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो ये बॉर्डर है इसके अंदर अंदर वालों पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फंक्शन लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट। जस्ट मैं काउंट लिख रहा हूँ, सिंपल काउंट लिख रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सारे को, ठीक है। मतलब इनमें से वो काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा देखें, ये आपको बता रहा है 5, ठीक है। तो इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ इधर। तो यहाँ जो पहले मैंने लिखा है काउंट A9 से A16, इसको भी मैं A9 से A16 ही कर देता हूँ ताकि आपको फार्मूला अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ मैंने A9 से A16 लिखा है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने फार्मूला क्या लिखा है और अप्लाई कैसे किया है, ठीक है। तो अब इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। काउंट A9 से A16, इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ देखें A9 से A16 नहीं आया क्योंकि वो मैंने नंबर में ही रखा हुआ है। तो ये मैंने देखें लिख दिया है। अब ये देखें आपने यहाँ काउंट का फार्मूला लगाया है, यहाँ मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, एक चीज को ऐड कर रहा हूँ, काउंट ए में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं काउंट ए ऐड कर देता हूँ, यहाँ देखें। अब देखें आपको डिफरेंस फील होगा। अब जहां काउंट लगाया हुआ है वहां वो हमें आंसर दे रहा है 5, ये देखें आप 5 दे रहा है। और जहां मैंने काउंट ए लगाया है वो आपको दे रहा है 7। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये डिफरेंस क्यों आया है? चले मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ यहाँ, COUNT, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, और उसके बाद मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ये आपको वैल्यू देगा 1। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आप देखें। अब मैं इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करा दूं। बेसिकली ये हमने किया क्या है, ये हम काउंटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स है हमारी काउंटिंग की। तो आपने देखें यहाँ काउंट, जस्ट जहां आप जस्ट काउंट लिखेंगे उसका मतलब है आप जस्ट नंबर्स काउंट कर रहे हैं। ये आपने बात माइंड में रखनी है। जहां आप काउंट का फार्मूला लगाएंगे वहां जस्ट आपको नंबर्स काउंट करके देगा। अब देखें इन पूरे हमारे जो मैंने थिक बॉर्डर किया है इसके अंदर नंबर्स आप काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो मतलब उसने बताया कि आपके नंबर्स जो हैं वो 5 हैं। उसके बाद अगर आप काउंट ए लगाएंगे इसका मतलब है आप काउंट ऑल कर रहे हैं, उसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, आपके अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें देखें 1 2 3 4, उसके बाद ये दो अल्फाबेट आ गए हैं 5 6 और ये नंबर 7। मतलब आपने काउंट क्या किए हैं, अल्फाबेट्स भी किए हैं और नंबर्स भी काउंट किए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में बेसिकली आप कर रहे हैं कि इसमें कोई ब्लैंक सेल होगा तो वो आपका काउंट करके आपको बताएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया है, काउंट ब्लैंक किया है। तो आप इसी तरह अपने यहाँ जो है, अब हम इंसर्ट करके मैं देखें, अब यहाँ मैंने जो है नेम आपको काउंट करने हैं या फिर मैंने नंबर काउंट करने हैं, तो आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं तो आप सीरियल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से लेकर काउंट का आप करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ जस्ट आप काउंट का फंक्शन लगाएंगे। और अगर आपने यहाँ से करने हैं नेम से, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, काउंट ए का फंक्शन, काउंट ए, मतलब आपको वो नंबर दे देगा। ये देखिए मैंने नेम्स पे लगाया हुआ है तो मैंने काउंट ए यूज किया है।
तो अगर मैं लगाना चाहूँ सीरियल नंबर पे तो मैं जस्ट काउंट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे काउंट फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से कोई भी देखें, अब यहाँ 15 है तो मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखें ऑटोमेटिक ये 14 आपको करके दे रहा है। मतलब आपको नीड नहीं है कि आप जो है ना बार बार काउंट करें और देखें कि कितने हैं कितने नहीं है। तो आपने जस्ट वन टाइम फार्मूला लगाया है और वो आपको जो है ना खुद ही ऑटो चेंज करता रहेगा और आपकी जो है ना अप्लाई करता रहेगा। उसके बाद आ जाता है एवरेज मार्क्स का। तो एवरेज मार्क्स आपने स्टूडेंट, पहले तो यहाँ देखें आपने हर स्टूडेंट के अपने अलग-अलग एवरेज मार्क्स फाइंड किए थे। अब आप देखते हैं रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक का रिजल्ट आया, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, वो बता रहे होते हैं आपको कि इस सिटी का इतना परसेंटेज था या इस सिटी की इतनी एवरेज थी। तो वो मतलब बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो आपके टोटल रिजल्ट को ही एवरेज कर रहे होते हैं। मतलब हर स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है उसकी एक एवरेज आई है, इसकी भी एवरेज ले लें हम तो वो आपकी टोटल एवरेज आ जाती है। तो मतलब यहाँ हमने क्या किया है, टोटल एवरेज मार्क्स लिए हैं हर स्टूडेंट में से। मतलब एवरेज देखें तो हर स्टूडेंट के जो है ना वो 52 मार्क्स एवरेज बनते हैं 15 स्टूडेंट्स में से अगर हम देखें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पास, आपने देखने के कितने पास हैं कितने फेल हैं। अब यहाँ देखें पास में आपने क्या लगाया हुआ है, देखें टोटल स्टूडेंट आपके 15, आपको पता है कि मेरे 15 स्टूडेंट हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने फेल फाइंड किए हैं। फेल कहाँ से फाइंड किए हैं, ये जो मैंने आपको 10 आपको बताया था, यहाँ से देखें, यहाँ से जो मैंने आपको बताया था ना कि ये 10 आपके हैं, तो यहाँ से आप फेल फाइंड कर सकते हैं। जो आपके ब्लैंक है ना उसमें आप काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाएंगे, काउंट ब्लैंक जो है ना वो आपको बता देगा कि इतनी एंट्रीज आपकी ब्लैंक है, तो मतलब वो फेल है, क्योंकि जो फेल है तो वो अगली क्लास में जाएंगे नहीं, एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ मैंने काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाया है, यहाँ सॉरी, यहाँ फेल में मैंने जो है ना वो काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाया है, जिसने मुझे बताया है कि 9 जो है ना आपकी ब्लैंक्स है। तो यहाँ फिर मैंने फार्मूला लगा दिया है कि 15 माइनस फेल, मतलब मेरे टोटल स्टूडेंट जो है वो किस में है, C19 में। C19 माइनस जो फेल है वो, फेल माइनस करेंगे टोटल में से आपका पास आ गया। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन रूल लगाया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको नीचे भी आपको शो कराया था कि आपको आइडिया भी हो। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन, और ये सेशन 1 में हमने किया था। तो सारा ये आपका जो है ये सेशन 1 2 3 जो है ना वो मर्ज होके एक बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया है, काउंट ब्लैंक का लगाया है, यहाँ सब्ट्रैक्शन लगाया है। उसके बाद आप आ जाते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, वो भी आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम बेसिक की तरफ चले जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ जो हम हाईएस्ट के लिए एक्सेल में जो की यूज करते हैं वो होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम बेसिकली क्या है, कि हम ये देखें, हम इसी को एज्यूम करते हैं, ये जो हमारे हैं ना, ये देखें 1, उसके बाद मैं इसी को कर देता हूँ यहाँ फॉर एग्जाम्पल, मैं डिफरेंट वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। तो यहाँ से मैं ये वैल्यूज मैंने ले ली हैं, देखें। तो अब देखें आप इनमें से आपने मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अभी आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैक्सिमम क्या है, इसमें मिनिमम क्या है। यहाँ मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू मैक्स इनटू, अब जस्ट क्या करना है, वही जैसे आप सम करते हैं ना वही चीजें हैं सारी, जस्ट आपने फंक्शन याद रखना है। मैक्स लगाया और मैंने सेल सेलेक्ट कर दिया, इंटर कर दिया। अब देखें आपको वैल्यू दे रहा है कि 86 जो है ना वो मैक्सिमम नंबर है। मैंने नहीं देखा कि 86 है या 85 है, कौन सा मैक्सिमम है मुझे नहीं आइडिया। तो मैं जो है ना किसी भी शीट पे अप्लाई कर सकता हूँ मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ये देखें मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, और ये मुझे बता रहा है कि ये आपका जो मिनिमम है वो 6 है, जो मैंने सिलेक्ट किया है इनमें, और जो मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 86 है। तो आप चेक कर लें, इसमें आपका 6 जो है ना वो मिनिमम होगा और 86 मैक्सिमम होगा। तो इसी तरह जब आपने मार्क्स फाइंड करने हो तो आप मार्क्स के ऊपर मैक्स और मिन लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देखें ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो आपने ऐसे आप फाइंड करेंगे मैनुअली, आपको बहुत टाइम भी लगेगा, और आप जो है ना एक माइंड आपका ये सेट नहीं कर सकता कि आपका मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है। तो आपने यहाँ जो है ना हाईएस्ट मार्क्स में मैक्सिमम का फंक्शन लगा देना है, ऑब्टेन मार्क्स में तो आपका हाईएस्ट आ जाएगा। ये जस्ट आपका एक शीट पे है, तो आप किसी भी चीज पे आप मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप लीव चेक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, या आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप बॉस हैं,
तो आप अपने एम्प्लॉयज की देखना चाहते हैं कि कितने एब्सेंट है, कितने जो है ना वो प्रेजेंट हैं, तो वो आप मैक्सिमम का फार्मूला लगा देंगे, तो उनकी लीव्स भी आप फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम लीव्स जो है वो किस एम्प्लॉय ने की है। तो ये सारी चीजें आपकी मैक्सिमम मिनिमम बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो आगे हाईएस्ट परसेंटेज है, उसमें मैंने क्या लगाया है, वो भी मैक्सिमम का ही फंक्शन लगाया है, तो वो आपकी मैक्सिमम परसेंटेज बता रहे हैं कि किस स्टूडेंट की मैक्सिमम परसेंटेज है, वो 80% है जिसकी भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्टूडेंट फेल्स इन सब्जेक्ट्स। पहले जो हमने देखा था वो दोनों में कंडीशंस हो सकती थी, इसमें जो है ना वो बता रहा है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स में फेल हैं। उसने क्या किया है, देखिए काउंट के साथ हमने इफ का फंक्शन लगाया है, काउंट इफ। काउंट इफ बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखें अब हमने यहाँ जो है ना फॉर एग्जांपल काउंट करना है, ठीक है। यहाँ से जो है ना फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट एंट्रीज लिख रहा हूँ, ये देखें क्या कर रहा हूँ मैं, 8 मैंने 4 टाइम्स लिख दिए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ना वो काउंट करें कि 8 जो है वो कितने सेल्स में है। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, काउंट इफ। तो मैं यहाँ जस्ट क्या कर रहा हूँ, काउंट के साथ इफ लगा देता हूँ, काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है रेंज बताएं, रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, वो बता रहा है क्राइटेरिया बताएं हमें, काउंट आपने क्या करना है, इन सारे सेल्स में से मैंने जस्ट 8 को काउंट करना है। तो मैं काउंट इफ का फंक्शन यूज कर सकता हूँ और मैं इंटर करूंगा, ये देखें मुझे आपको आइडिया हो जाएगा, ये मुझे वैल्यू बता देगा। अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूं तो इसको ये देखें मुझे बता रहा है कि 4 नंबर्स हैं जिनमें आपने 8 यूज किया हुआ है। काउंट इफ का फंक्शन ये है, ये देखें इसमें से मुझे जस्ट उसने 8 को काउंट करके दिया है, 1 2 3 4, आपको और कहीं भी 8 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका काउंट फंक्शन, काउंट इफ ऐसे आपका वर्क करता है। तो हमने कैसे अप्लाई किया अपनी शीट में काउंट इफ को, मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो कंडीशन लिखी है वो ये लिखी है कि हमारा जो है Q4 से Q18 आपने देखना है। Q बेसिकली हम देख लेते हैं हमारा क्या है। Q बेसिकली हमारा है रिजल्ट, फेल या फिर पास। तो मैंने उसे बताया है कि आपने काउंट करने हैं कि कितने फेल हैं, फेल को जस्ट काउंट करेगा यहाँ से और वो मुझे बता देगा कि इतने स्टूडेंट फेल हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है पोजीशंस, आपने देखना है कि किसकी फर्स्ट पोजीशन है, किसकी सेकंड पोजीशन है, किसकी थर्ड पोजीशन है। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं लार्ज और स्मॉल। लार्ज और स्मॉल का भी मैं यहीं से आपको पिक करके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें ये हमारे नंबर्स हैं, तो अब मुझे फाइंड करना है कि फर्स्ट लार्ज नंबर कौन सा है। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा लार्ज इनटू, और वो कह रहे हैं कि आपको अरे बताएं, तो अरे हमारी यही होती है जो हमारी रेंज होती है, कॉमा लगाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि आपको कौन सा लार्ज नंबर चाहिए, मुझे फर्स्ट लार्ज नंबर चाहिए, तो मैं फर्स्ट लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो इसमें से फर्स्ट लार्ज नंबर जो है वो हमारा 86 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लार्ज नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ड्रैग किया है। उसके बाद यहाँ मैं जस्ट 2 लिख दूंगा 1 की जगह, तो ये मुझे सेकंड लास्ट नंबर बता रहा है कि सेकंड लास्ट नंबर जो आपका इसमें है वो क्या होगा, 9 है। सॉरी ये अरे जो है वो आपकी चेंज हो गई है, तो लार्ज नंबर आपका चेंज हो गया है, 9 से 16 है, तो मैं 9 से 16 करूंगा, ये देखें। और अब इंटर करूंगा तो अब ये बता रहा है कि 15 आपका सेकंड लास्ट नंबर है, क्योंकि उसने पहले यहाँ से काउंट करना शुरू किया था, अरे रॉन्ग हो गई थी हमारी। तो अब देखें यहाँ आप एब्सोल्यूट और पार्शियल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अब हमें देखें ये आपकी अरे हमें चेंज नहीं करनी, तो आप क्या कर सकते हैं, F4 प्रेस कर सकते हैं या डॉलर साइन लगा सकते हैं। देखिए अब मैंने F4 प्रेस किया तो दोनों जगह डॉलर साइन आ गए, और यहाँ भी मैं F4 प्रेस करता हूँ तो मतलब ये मैंने अरे अपनी फिक्स कर दी है। अब मैं जितने मर्जी आपको ये नीचे लेकर जाऊं, ये अरे को नहीं चेंज करेगा, ये देखें अरे को उसने चेंज नहीं किया। यहाँ से अरे चेंज हो गई थी, लेकिन ये आपको अरे चेंज नहीं कर के देगा। यहाँ मैं थर्ड लिख देता हूँ, तो मतलब ये मुझे फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर यहाँ से उसने दे दिए लार्ज नंबर। इसी तरह अगर मैं स्मॉल नंबर चाहूँ, उसका भी यही चीज है, स्मॉल आप लिखेंगे, स्मॉल लिखने के बाद आपने अरे फिक्स कर देनी है। ये जो आपकी अरे है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और F4 प्रेस कर देता हूँ, वो आपको फिक्स कर देगा अरे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और कॉमा लगाने के बाद मुझे फर्स्ट स्मॉल जो होगा वो लोएस्ट नंबर मुझे देगा, ये देखें लोएस्ट नंबर जो है वो फर्स्ट स्मॉल आपको देगा।
और हाईएस्ट लार्ज नंबर जो है वो आपको फर्स्ट लार्ज देगा। ये आपने बात माइंड में रखनी है। उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, तो ये मुझे जो सेकंड लोएस्ट स्मॉल है वो देगा, और उसके बाद यहाँ मुझे थर्ड लोएस्ट नंबर दे देगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट लोएस्ट हमारा ये है, सेकंड लोएस्ट ये है, थर्ड भी यही है, क्योंकि 8 हमारे 4 टाइम्स है, तो वो इसी तरह आपको शो कर देगा। तो ये अब मैं आपको शीट पर अगर लेकर जाऊं तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इसी तरह काउंट की है। ये देखें यहाँ मैंने लार्ज लगाया हुआ है, और वो आपका ऑब्टेन मार्क्स पे मैंने अप्लाई किया हुआ है कि फर्स्ट लार्ज नंबर क्या है। यहाँ मैंने सेकंड और आगे मैंने थर्ड के लिए फार्मूला लगाया है। यहाँ ये देखें, यहाँ मैंने थर्ड के लिए फार्मूला लगाया है। तो बेसिकली क्या है, आपने आज कंप्लीट शीट डिजाइन करना सीखी है कि आपने कैसे एक शीट डिजाइन करनी है। फार्मूले बेसिकली जो है वो आपने फार्मूलों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैं ये आपको दिखाना चाहता था। तो आपका कोई भी टास्क हो, कोई भी, आपने जस्ट एक माइंड में रखना है। अब क्लाइंट आपको ये नहीं बताएगा कि आपने काउंट का फंक्शन लगाना है, या कोई भी आपका ऑफिस में कोई आपको ये नहीं कहेगा, ऑफिसर आपको ये नहीं कहेगा कि आप यार मुझे काउंट का फंक्शन लगाकर बता दें। वो आपको कहेगा यार मुझे शीट जनरेट करके दें। अब आपकी मर्जी है, वो आप जैसे ही आप इंसर्ट करें, आप प्रोफेशनली इंसर्शन जैसे मैंने यहाँ की है, तो आपको यहाँ कोई भी मिस्टेक का जो है ना, आपको कोई फॉल्ट नहीं हो सकता आपका यहाँ। आप क्या करेंगे, कोई भी आप यहाँ से जैसे डिलीट भी करेंगे, इंसर्शन आपने अगर प्रोफेशनली की होगी, आपको कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ऑटोमेटिक आपका नंबर चेंज हो जाएगा, आप जैसे मर्जी वर्क करें। जब आपका मैनुअली कोई अप्लाई करेगा यहाँ, तो वो आपको पता है आप एक डिलीट करेंगे तो बाकी सारे नंबर ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ मतलब 4 आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 जो है ना यहीं रहेगा। तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, काउंटिंग में भी आपकी गलती हो जाएगी, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कम काउंट होंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। ठीक है, तो ये आपका आज का जो सेशन था हमारा, उसका एक निचोड़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। अब देखें, यहाँ मैंने हर चीज आपको हाईलाइट की है कि सेशन 1 आपने कहाँ यूज किया है, सेशन 2 कहाँ यूज किया है, और सेशन 3 जो आज हमने किया है वो कहाँ कहाँ यूज किया है। तो मैं अभी आपको टास्क एक बार मजीद दिखा देता हूँ। ये देखें, टास्क जो हमारे थे वो ये थे कि हमने डिटेल डिस्कशन करनी थी टेबल ऑपरेशन पे। तो हमने अभी टेबल इंसर्ट करना भी सीख लिया है कि सीरियल इंसर्शन कैसे किया है। वो सेशन 1 में हमने स्टार्टअप के लिए हम यूज करते हैं, वो मैंने सारा आपको डिटेल भी बताई हुई है कि आपने अगर स्टार्टिंग करनी है तो टेबल स्टार्टअप से करेंगे, टेबल सीरियल इंसर्शन। और एडिशन आपने स्कोर सम जहाँ करना है वहां लगाना है, डिवीजन आपने परसेंटेज पे लगानी है, एवरेज आपने एवरेज मार्क्स पे लगानी है, परसेंटेज आपने नंबर कन्वर्जन टू परसेंटेज करना है। ठीक है, उसके बाद इफ स्टेटमेंट आपने रिजल्ट में लगानी है, पास और फेल के जहां आप करने करने आपने। नेस्टेड इफ जो है वो आपकी ग्रेड्स में यूज होंगे। इफ एंड जो है वो आपका टोटल सब्जेक्ट चेक करेगा और डिसाइड करेगा पास है या फेल है। और इफ आर जो है वो आपका चेक करेगा बोथ मार्क्स और परसेंटेज दोनों को। लॉजिक मेथड जो है 1 0 वो आपका एलिजिबिलिटी के लिए यूज होगा। उसके बाद काउंट फंक्शन जो है वो आपके, मैंने आपको बताए हैं कि आप काउंटिंग करते हैं पास और फेल स्टूडेंट्स को। काउंट इफ जो है वो आपका काउंटिंग करता है नेक्स्ट क्लास में कितने जा रहे हैं जो आपके एलिजिबल हैं, जो फेल नहीं है। उसके बाद आपका लार्ज और स्मॉल पोजीशंस के लिए यूज हुआ है, और मिनिमम और मैक्सिमम आपका टॉपर और लोअर के लिए यूज हुआ है। तो मतलब ये आज का हमारा टास्क था। तो इसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई क्या करना है। आपको फाइनल शीट जो है ना वो आपने ऐसे डिजाइन करके भेजनी है। इसमें आप कलरिंग को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये नेक्स्ट हमारा सेशन जो 4 होगा उसमें हम यहाँ सारी कंडीशनिंग करेंगे। तो ये आपका मतलब जो सेशन 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, इसमें आप कलरिंग को रिमूव कर दें, और आपने ऐसे ही डिजाइन करके मुझे भेजना है। स्टूडेंट आप कोई से भी ले सकते हैं, आप 15 20 जितने मर्जी आप लें, आप ले सकते हैं। रोल नंबर आपने सीरियल प्रोफेशनल से करना है। उसके बाद आपने अल्फाबेट की लेंथ का फार्मूला लगाना है। उसके बाद आपने ये ऑब्टेन मार्क्स, वही सारा जो आपने सेशन में मैंने आपको करके दिखाया वही आप अप्लाई करेंगे। और उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी आप मुझे बताएंगे। और यहाँ एक और चीज आपने गौर नहीं की होगी, मैंने फ्रीजिंग का भी यहाँ आपको एक आइडिया दिखाना है कि देखें मैंने फ्रीजिंग की हुई है, और आपका देखें ऊपर जो है ना सारा लेबलिंग आपकी सेम है, मैंने फ्रीजिंग की है। और उसके बाद अगर मैं आपको इधर रोटेट करूं तो इसकी रोज भी देखें, अब आप चेक करें नेम आपके हाइड नहीं हो रहे। देखें अब मुझे मार्क्स स्टूडेंट के चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैंने सब्जेक्ट्स नहीं देखने, जस्ट मैंने टोटल मार्क्स देखने। तो यहाँ देखें मैं मूव कर रहा हूँ तो स्टूडेंट के देखें सारे मार्क्स हाइड हो गए हैं।
यहाँ से जो है ना वो टोटल शो कर रहा है और एवरेज शो कर रहा है, परसेंटेज शो कर रहा है। मतलब आपका क्या है, ये देखें सब्जेक्ट्स आपके सारे हाइड हो रहे हैं। मैंने फ्रीजिंग कैसे की है मैं आपको एक दफा मजीद दिखा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अनफ्रीज कर रहा हूँ। अब आपने इस चीज को मजीद देखना है कि अब देखें अनफ्रीज हो गई है, अब आप चेक कर सकते हैं। या मैं अगर इसको ऐसे लेकर जाऊं तो ऐसे देखें अनफ्रीज हो गई है, ये देखें आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जिस जगह से आपने फ्रीज करना है आपने एक सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने ये बात माइंड में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी टेबल फॉर्मेशन भी है, उसके बाद ये जो मैंने लिखे हैं प्रोफेशनल फॉर्मेट सम ये भी है, उसके बाद ये हमारी हेडर हेडर भी आए, और मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर भी आए और नेम भी आए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, मतलब जहां मैंने सेल सिलेक्ट किया इसके ऊपर वाली सारी फ्रीज हो जाएंगी और इसके साइड वाली भी सारी फ्रीज हो जाएंगी। मतलब ये वाली सारी ऊपर वाली भी फ्रीज हो जाएगी और ये साइडों वाली भी फ्रीज हो जाएंगी। जो इसके ऊपर होगी या जो इसके लेफ्ट साइड पर होगी वो सारी फ्रीज हो जाएगी अगर मैं यहाँ से फ्रीज पेन कर देता हूँ। तो अब आप चेक करें, आपका फ्रीज हो गया, यहाँ से ये फ्रीज हो गया है और यहाँ से ये फ्रीज हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन अनफ्रीज कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अल्फाबेट्स भी साथ हैं, यहाँ से मेरा जो है ना फ्रीज हो, मतलब ये वाली चीजें भी साथ है, तो मैं यहाँ फ्रीज करूंगा। तो अब आप देखें ऊपर वाला भी फ्रीज हो गया और इसके साथ वाला भी फ्रीज हो गया, ये देखें आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो फ्रीजिंग पेन का आपको बहुत से स्टूडेंट को एक क्यूरी थी कि आपने फ्रीजिंग पेन का थोड़ा सा डिटेल से हमें बताना है। तो ये आपका फ्रीजिंग पेन का जो है ना आज का जो था मैंने आपको बता दिया है। तो सेशन 3 बेसिकली आज हमारा जो था उसमें हमने फार्मूले यूज किए हैं जिनको हम बेसिक फार्मूलाज कहते हैं, और ये तकरीबन हर जगह यूज होते हैं, ये फार्मूले आप हर जगह फरहान यूज कर भाई, सकते हैं। जी फरहान भाई कॉलम और रो का भी फ्रीजिंग का काइंडली बताते हैं। ये तो कॉलम और समझ आ रो गई का, कॉलम। कॉलम और रो का जो है वो आपका स्पेशल एक होता है, मतलब जस्ट आपने फर्स्ट कॉलम को कर सकते हैं आप फ्रीज, या फिर फर्स्ट रो को आप फ्रीज कर सकते हैं। कॉलम और रो को अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट सेल को ही फ्रीज कर सकता हूं। अगर मैं ये देखें टॉप रो को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरी जस्ट फर्स्ट रो आपकी सिलेक्ट होगी, ये देखें। या फिर आपने अगर कॉलम का करना है तो आप फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं, ये देखें। तो मतलब ये है कि ये जस्ट आपके दो है। अगर आपने मैनुअली फ्रीज करने हैं तो उसके लिए आपको सेल सेलेक्ट करने हैं जहां से आपने फ्रीज करने हैं और उसके बाद आप फ्रीज कर देंगे तो वो आपका मैनुअली आपका जहां से आप कहेंगे वहां से आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो ये चीज है। तो अब कोई क्वेश्चन हो मजीद अगर किसी का तो आप पूछ सकते हैं। आज जो हमने कवर किया है वो सेशन 3, आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा टफ भी था, लेकिन ये आपकी स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीजें सीख जाएं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे इंशाल्लाह हम टेबल अपनी जो शीट है उसको हमने हाईलाइटिंग करनी है इन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये फेल है और ये फेल है तो ये रेड हुआ हुआ है, बाकी सारे पास हैं तो वो जो है ना ब्लैक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इनमें से किसी को भी आपको फेल करके दिखाऊं तो ये ऑटोमेटिक ही फेल पे रेड कलर आ जाएगा नेम्स जो है उनके ऊपर। उसके बाद इसी तरह ये देखें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें भी जो फेल हैं उनको हाईलाइट हुआ है, देखिए डार्क येलो कलर हुआ है उन पे जो जो फेल हैं। उसके बाद इसी तरह ऑब्टेन नंबर पे बात आ जाए, जो जो फेल होंगे उनके जो है ना वो पिंक कलर हुए हुए हैं, ठीक है। जो टॉप जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो जो है ना वो ग्रीन हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह एवरेज पर आ जाए, जहां फेल होगा एवरेज वहां भी कलर आएगा। मतलब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन 4 होने जाएगा तो उसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। आप इसी तरह आप कलरिंग कर सकेंगे। और ये देखें जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो सारा यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ये आपकी फाइनल टेबल एक डिजाइन हुई भी है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ वही फार्मूले लगाए हैं जो आपको मैंने आज कराए हैं। तो सारी चीजें आप अब आप देख लें, आप ऐसे आपको जो है ना एक टेबल फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये देखें आपकी ये टेबल फॉर्मेशन हुई भी है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको सेशन 2 का रिजल्ट दिखाऊं, मतलब सेशन 2 कहाँ इम्प्लीमेंट हुई है, ये देखें ये मेरी फ्लैट की शीट है, इस पे मैंने सेशन 2 को अप्लाई किया हुआ है। यहाँ देखें
आपका ये फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंस शीट है, आप कोई भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, या आप कोई स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, या फिर कोई हॉस्टल चला रहे हैं, कोई भी ऐसा मतलब ये इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये सारा एक्सपेंस है, इसका कैलकुलेशन टोटल होकर यहाँ आती है। उसके बाद ये जो है इसका रेफरेंस मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये फिर उसी के बाद ऑटोमेटिक ये डिवाइड कर देती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देती है, और उसके हिसाब से फिर उसके बाद यहाँ जो भी मैं एंट्री करता हूँ ऑटोमेटिक डिवाइड करती है और टोटल एस्टिमेट मुझे बता देती है, और टोटल एक्सपेंस जो भी हो या किसी का कोई रिमेनिंग हो वो सारा। और यहाँ जिसके पेंडिंग और क्लियरिंग होंगे यहाँ मैंने इफ कंडीशन लगाई हुई है, जिसके जीरो है या नेगेटिव में है वो क्लियर शो करेगा, और जिसके पैसे किसी ने देने हैं तो वो जो है ना पेंडिंग में शो कर देगा। तो ये सारा बेसिकली आपका जो है ना ये सेशन 2 अप्लाई हुआ है। उसके बाद यहाँ जो मैंने यहाँ जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लास्ट मंथ सेविंग जो है वो पिछली शीट से रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब यहाँ मैंने शीट रेफरेंस लगाया हुआ है। तो मतलब इसी तरह सारा इसमें सेशन 2 अप्लाई हुआ है, सेशन 1 भी अप्लाई हुआ है। तो ये सारा एक आइडिया मैं आपको इसीलिए शो करा रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो कि आपने जो सेशन 2 किया है उसका बेसिकली आउटपुट जो है ना वो ऐसा आपका आने वाला है। ठीक है, सेशन 3 मैंने आपको दिखा दिया, और सेशन 4 जो है वो आप हम डिजाइन करेंगे तो वो हमारा ये आपका आउटपुट होगा। तो आपका कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बताएं कि ये जो असाइनमेंट्स हम देते हैं इसके भी मार्क्स होंगे? जी, इसके 20% मार्क्स होंगे आपके, जो आपकी इसमें जो परफॉर्मेंस होगी उसमें 20% आपके मार्क्स होंगे। ये आपको मैं एक थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ, जो आप असाइनमेंट्स देते हैं वो ऐसे ही आपकी ये ना समझे कि आपकी सबमिशन नहीं होती है। देखिए मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी है, जो जो स्टूडेंट सबमिशन कराता है उसका रिकॉर्ड भी है। उसके बाद उसके रिमार्क्स जो भी हैं वो मेरे पास सारे रिटर्न हैं, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये रिमार्क्स हैं जो आपके जितने भी हैं ये सारे मुझे सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो ये आपके रिमार्क्स हैं। उसके बाद आपकी एक और जो टिक मार्क आपकी लिस्ट होती है, जो जो असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है उसकी, ये भी आपकी एक लिस्ट बनी हुई है, जितने भी स्टूडेंट है उसमें काउंटिंग भी हो रही है, जिन्होंने सबमिट किया है जिन्होंने नहीं किया, तो ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।